जय एक नकारा निकम्मा बच्चा रहता है जिसके पेरेंट्स ने उसे पहले ही छोड़ दिया रहता है और यहाँ पर इसके पास कोई भी काम नहीं रहता। ये किसी चीज में अच्छा नहीं रहता है सिवाय खाना बनाने के। तो एक दिन अचानक से हम देखते हैं कि ये खाना बना रहा होता है, रेमन बनाता है बहुत ही ज्यादा टेस्टी टेस्टी, और फिर कहता है कि मेरा रेमन तैयार हो चुका है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ एक पोर्टल खुल चुका रहता है और उस पोर्टल में से एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर निकलती है। उसे देखकर इसका प्लॉट खड़ा हो जाता है और फिर वो सोच रहा होता है कि वाह, मेरे जैसे बदसूरत लड़के की किस्मत में इतनी सुंदर लड़की। और फिर हम देखते हैं कि वो रेमन उसके हाथ से छूट चुका रहता है, लेकिन वो जो लड़की रहती है वो अपने आप को स्मॉल फॉर्म में कर देती है और उस रेमन को बचा लेती है। लेकिन उसका ये छोटा फॉर्म देखकर उसका प्लॉट गिर जाता है। यहाँ पर दिमाग खराब हो चुका था और वो देखता है कि वो उसका रेमन भी खा गई एकदम भुकड़ों की तरह। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका रहता है और ये इधर कह रही होती है कि पेट भर गया, मजा ही आ गया खा के। तो काफी ज्यादा गुस्से में रहता है, कह रहा होता है कि तुम मेरे घर से अभी निकल जाओ, और वो उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल देता है। फिर जब आता है तो देखता है ये क्या, ये तो उसका सूप भी पी जाती है। तो फिर से बाहर निकाल देता है और कहता है वापस मत आना। लेकिन वो बार बार वापस आती है और कहती है कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर करना है, तो मुझे खाने की जरूरत तो पड़ेगी। अब क्या खाया जाए? तो वो सारी चीजें खा रही होती है, उसके फ्रिज कबर्ड जो भी मिलता है सब खा लेती है। तो वो उसे टॉयलेट में फ्लश कर रहा होता है, लेकिन इससे भी काम नहीं होता है। वो आ चुकी रहती है यहाँ पे। तो फाइनली उसे लेमन टी देता है और पूछता है बताओ आखिर क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हें? वो उसे बता रही होती है कि ये अपने बड़े फॉर्म को कंटिन्यू तो रख सकती है, लेकिन उसमें उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी चली जाएगी और ये अपनी एनर्जी बचाना चाहती है, इसलिए ये अपने छोटे फॉर्म में ही रहेगी। और तुम मुझे खाना खिलाओ ताकि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर कर सकूं। लेकिन जय कह रहा होता है कि नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मुझे अब जाना है क्लास के लिए, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उसके पीछे पीछे चली जाती है। इसका नाम डोरा रहता है और डोरा को जय के अलावा और कोई भी नहीं देख सकता था। तो ये यहाँ पे इसे बहुत ज्यादा ही परेशान कर रही होती है, इसका बैलेंस भी बिगड़ रहा होता है। लेकिन डोरा को यहाँ काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो क्लास में भी उसे तंग कर रही होती है इधर उधर आके, और यहाँ पर वो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। लेकिन वो गुस्से में आ चुका रहता है और कह रहा होता है कि बस अब बहुत हो गया। टीचर को लग रहा होता है कि वो उन्हें बोल रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बच्चे। फिर वो चुपके से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो आती है और इसे लव लेटर देती है। ये देखता है लेकिन फिर पीछे से वो आ चुकी रहती है डोरा और कह रही होती है ओ ऐसा। तब ये गुस्से में आ जाता है और बैग पटक के कह रहा होता है तुम बेवकूफ अगली कहीं की, चली जाओ यहाँ से। उस लड़की को लग रहा होता है कि जय उसे ही कह रहा है, बल्कि असल में वो डोरा को कह रहा था। वैसे डोरा कोई देख नहीं सकता था। तो वो डोरा से आके माफी मांगता और कह रहा होता है प्लीज ये लो, जितना खाना है खा लो, तुम एक आत्मा हो और यहाँ से चली जाओ। तब हम देखते हैं कि ये वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी रहती है। डोरा रोने लगती है और कह रही होती है कि मैं कितनी ज्यादा अनलकी हूँ, मेरी उम्र ही क्या है, बस 3 मिलियन साल ही तो हुई है। वैसे मैं अपने मास्टर से बिना कॉन्ट्रैक्ट किए ही चली जाऊंगी। फिर वो उसे मना रही होती कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके देख लो, स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया कैसी लगेगी, तुम्हें अच्छी लग सकती है, मजा आएगा। तो वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ के सभी के अंदर जितने भी स्पिरिचुअल पावर रहते हैं सबको देख सकता है। और डोरा बता रही होती है कि हर किसी के अंदर स्पिरिचुअल पावर रहता है, मतलब वो सभी भी स्पिरिट को समन कर सकते हैं, मगर सिर्फ कुछ गिने चुने इंसान रहते हैं जो स्पिरिट को समन कर सकते हैं। फिर वो उसे पावर दिखा रही होती है कि देखो तुम इस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो और एक ही बार में पेड़ को पूरी तरीके से गिरा डालो। उसके बाद डोरा उससे एक आखिरी बार पूछ रही होती है क्या तुम समनर बनना चाहोगे? अगर तुम समनर बन जाओगे तो मेरे साथ मैजिकल वर्ल्ड को देख पाओगे। अब यहाँ पर उसके दिल में बेचैनी मचने लगती है। वैसे भी सोच रहा होता है मेरा तो क्या ही होने वाला है, तो वो यहाँ पे शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर आगे हमें ये दिखाया जाता है कि जैसे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यहाँ हो चुका रहता है, तब इसे अपनी बॉडी में बहुत ही ज्यादा मैजिकल एनर्जी महसूस हो रही होती है कि अब मैं एक समनर बन चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे वो उसे धोखा देती है, वापस अपने छोटे फॉर्म में आ जाती है और कह रही होती है वाह मजा आ गया, मजा उल्लू बना। सो अब यहाँ पर जय को अपनी पावर्स को टेस्टिंग भी तो करनी रहती है। तो डोरा उसे कहती है ठीक है, और फिर यहाँ पर वो विंग्स निकाल देती है और ये लोग उड़ के जा रहे होते हैं घर। लेकिन डोरा की एनर्जी कम हो रही होती है क्योंकि उसे भूख लगती है और यहाँ पे उसके विंग्स गायब हो चुके रहते हैं। तो दोनों धड़ाम से गिर तो जाते हैं। अब घर आके दोनों बैंडेजेस लगा रहे होते हैं। वैसे जो भी कहो डोरा है तो क्यूट इस छोटे वाले फॉर्म में। तब लाइन भी कट जाती है। फिर वो कहता है कि मैंने बिजली का बिल नहीं ना भरा इसीलिए लाइन कट गया है। तब डोरा कहती है चिंता करने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि मैजिक पावर है उसके पास। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो छोटे छोटे स्पिरिट बॉल्स को समन करती है। वो बताती है कि ये सिर्फ रोशनी ही नहीं देंगे बल्कि ये हम दोनों को हील भी करेंगे। जय उसे पूछता है तो बताओ मुझे अपनी कहानी बताओ, आखिर तुम्हारी असली ओरिजिन क्या है और तुम कहाँ से आई हुई हो? वो कहती है कि तुम्हें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने में कम से कम मुझे 3 दिन तो लग जाएंगे, और वैसे भी अभी मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊंगी। उसका दिमाग एक्सप्लोड हो जाता है। फिर वो वहीं पे सो जाती है। अब यहाँ हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग सनस्क्रीन ऐसे देख सकते हैं कितने मस्त तरीके से बैठी हुई रहती है, और वहां पर वो कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए यहाँ पब्लिक में। वो कहती है चिंता मत करो, मेरे अलावा तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता है और वैसे भी कोई मुझे देख भी नहीं पा रहा है। लो, और यहाँ पर न्यूज में आ चुका रहता है कि कोई बंदा आसमान में उड़ रहा था। तो जय कहता है हमें थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे डोरा उससे कह रही होती है कि अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो,
कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं हूं ना। फिर वो उसे सनस्क्रीन दे रही होती, कह रही होती कि लो सनस्क्रीन लगा लो, लेकिन वो नहीं लगाने वाला था। तब यहाँ पर वो हेडफोन लगा लेता और यहाँ पर किसी ने डोरा को किडनैप कर लिया था, किसी और ही स्पिरिट ने। हालांकि वो चिल्ला रही थी लेकिन ये सुनता नहीं है। तब देती है एक बोतल जोरदार उसके सर पे। वो मुड़ के देखता है तो देखता है ये क्या, अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, और वो खा गया रहता है। डोरा अपने चीवी वाले फॉर्म में रहती है, वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, और यहाँ पर जय उस स्पिरिट का पीछा कर रहा होता है, लेकिन आके सीधे दीवार से ही टकरा चुका रहता है। अब इधर उधर ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो कहीं मिल ही नहीं रही होती है, क्योंकि वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा तेज था। हालांकि अपनी पावर कभी अब इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तभी इसे वो लड़की दिख जाती है जिसे जय ने रिजेक्ट किया था। तो वो लड़की अपनी पावर दिखा के इसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे डोरा को ढूंढना है, मुझे उसे ढूंढने जाना। और वो कहते हैं बेवकूफ गोरिल्ला कहीं के, फिर भाग जाता है। और इस तरफ ये कह रही होती है कि अब मैं नहीं बचने वाली हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा ये अपने मास्टर से दूर जाएगी उतनी ज्यादा इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। सो फाइनली इसे एक नट दिखता है और फिर ये उसके ऊपर कैटापुल्ट की तरह उड़ता है, मतलब उसका इस्तेमाल करता है कैटापुल्ट की तरह, और पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर तो उसने गलत लड़की को पकड़ लिया रहता है। अब इधर ये कह रही होती कि अब मेरा क्या होने वाला है। फिर ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ मैं तुम्हें बचाने के लिए। और ढूंढते ढूंढते आ चुका रहता है यहाँ थोड़ी दूर पार्क में। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे एक लड़की रहती है, लेकिन वो गायब हो चुकी रहती है। और इस तरह ये कह रही होती कि अब मेरा क्या होने वाला है, कोई भी नहीं बचा सकता है। सब लोग चेयर कर रहे होते हैं, ये गार्डन में रहता है। फिर इसे एक आइडिया आता है, अरे हाँ, मैं तो उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था, अच्छा ना हुआ वो चली गई, बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। ये बात सुन लेती है वो डोरा, और डोरा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो पंचेस मारना शुरू कर देती है अंदर ही अंदर, बहुत ही ज्यादा गुस्से में कि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत। और यहाँ पर मतलब उसके कपड़े तो रहते नहीं है, तो हमारा जय कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लॉट देख लेता है, और वो तो अकेले ही उस प्लांट वाले स्पिरिट को हरा डालती है। वो प्लांट वहां से भागने की कोशिश करता है, और इधर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हाना रहता है, और ये काफी गुस्से में जाती है हाना को मारने के लिए, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन हाना वहां से गायब हो चुकी रहती है, और ये सीधा मुंह के बल जाकर गिर जाती है। बहुत ही ज्यादा अलग सीन रहता है। इधर जय उसे देखकर ही फिगर आउट कर चुका रहता है कि वो हाना रहती है, और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देता है। डोरा तो इंप्रेस हो जाती है, वाह तुम्हें तो खतरनाक सी डिटेक्टिव स्किल है। अब अगले दिन हाना स्कूल में रहती है, तो हाना सबसे ब्यूटीफुल लड़की रहती है पूरे स्कूल की। वो सबको इग्नोर करती है, लेकिन वो इग्नोर करते करते सीधे हमारे जय के पास आती है, उसे लेटर दे देती है और कहती है कि आ जाना। जब वो चली जाती है तो सब लेटर पढ़ते और कह रहे होते हैं कि वो तुम्हें झाड़ियों में बुला रही है, जाओ जाओ, और एक रोज भी दे देते हैं। तो अब यहाँ पर जय को तो जाना ही रहता है, क्योंकि उसे काम जो रहता है हाना से। तो वो आता तो है, लेकिन पीछे पीछे हमें दिखाया जाता है कि सारे बंदे भी आ रहे होते, कह रहे होते हैं कि हम लोग लाइव परफॉर्मेंस देखेंगे। मगर ये क्या, यहाँ पर हाना ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर दिया रहता है, और फाइनली इन लोगों को एकदम जंगल के बीचों बीच में लेके आ चुकी रहती है वो, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हाना और उसका स्पिरिट रहता है। वो स्पिरिट कहता है कि तुम अपना स्पिरिट मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन हमारा जय इतनी आसानी से नहीं देने वाला था। वो उसकी तरफ गुलाब फेंकती है, हालांकि गुलाब से उसे कट लग चुका रहता है, क्योंकि गुलाब ताकतवर रहता है। उसके बाद वो हमला करना शुरू करती है इनके ऊपर। जय किसी भी तरीके से हाना के हमलों से बच रहा होता है, और यहाँ पर डोरा को समझ नहीं आ रहा होता आखिर वो करे तो करे क्या। और इधर जय भाग रहा होता है, कह रहा होता है कि बचाओ मुझे, वरना बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो ट्री स्पिरिट को समन कर लेती है हाना, और वो हमला कर रहा होता है डोरा के ऊपर। वो डोरा को लगभग पकड़ ही चुकी रहती है और फाइनल ब्लो करने जा रहा होता है, लेकिन तब तक हम देखते हैं जय आ जाता है, अपनी जान की बाजी लगा देता है डोरा को बचाने के लिए। और फिर यहाँ पर ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन लोग पेड़ को काट डालते हैं, और आगे दिखाया जाता है कि कैसे वो पंच मारता है ट्री, लेकिन यहाँ पर ये भी अपना पंच मारता है, और इस पंच से एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन वो ट्री हार चुका रहता है। और फिर ये लोग हवा में उड़ जाते हैं। उसके बाद ये चारों तरफ से हमला कर रहा होता है जय। फाइनली उसने ट्री स्पिरिट को हरा दिया रहता है। उसे हराने के बाद हम देखते हैं कि हाना जाती है, और तब तक डोरा आती है पीछे से उसे मारने के लिए। लेकिन फिर हमें यह दिखाया जाता है कि कैसे जय आ जाता है बचाने के लिए, और बता रहा होता है कि अगर ये चाहती तो हमें मार सकती थी, लेकिन इसने हमें मारा नहीं। ये अभी तक अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, जरा पीछे तो देखो, क्योंकि पीछे अभी भी बहुत ज्यादा स्पिरिट रहती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हाना कह रही होती है कि तुमने टेस्ट को पास कर लिया है, और इधर उसका स्पिरिट कह रहा होता है लेकिन डोरा ने टेस्ट में फेल हो गई है, वो टेस्ट पास नहीं कर पाई है। और फिर डोरा कह रही होती है अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे तुम चाहो तो हम लोग को ज्वाइन कर सकती हो, हम लोग ताकतवर है। डोरा उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती है, और हाना का भूख भी लगी हुई रहती है, तो वो डिनर के लिए आ जाती है, जहाँ पर प्लांट स्पिरिट और डोरा दोनों खा रहे होते हैं, और प्लांट स्पिरिट को ज्यादा ही बकबक यहाँ पे कर रहा होता है, और ये बात हाना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो वो उसके मुंह में लेग पीस डाल देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे जय और हाना बाहर आते हैं, जहाँ पर वो उसे एक ब्लैक रोज देती है और कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर 2400 घंटे निगरानी रखी हुई हूँ, तो तुम कहीं भी बच के भागने की कोशिश मत करना। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं, और ये लड़की अचानक से जय के स्कूल में हमला कर देती है बहुत सारे एनिमल्स के साथ। हालांकि वो सारे स्टूडेंट को परेशान कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जय और डोरा बाहर निकल चुके रहते हैं। फिर देखते हैं ये क्या, पूरे शहर में जानवर ही फैल चुके रहते हैं। फिर आगे हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि इंसानों ने जानवरों का रहना मुश्किल कर दिया। तो जय को ऐसा लगता है कि ये लड़की मुसीबत में है, क्योंकि बहुत सारे जानवर उसके पास जो रहते हैं, तो वो उसे बचाने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर ये उल्टा गुस्सा करने लगती है, और
वो देख रहा होता है कि यहाँ पर एक बिल्ली भी है, तो उसे लगता है बिल्ली खतरे में है, तो वो बिल्ली को लेके यहाँ से भागने जा रहा था, लेकिन वो उसके चेहरे पर स्क्रैच मार के वापस से आ जाती है बिल्ली। और हम देखते हैं कि ये लड़की जानवरों से प्यार कर रही थी, जानवर उसे कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। तब जय को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही होती है। हाना भी वहाँ पे आ चुकी रहती है और हाना को पता रहता है कि क्या हो रहा है। सो हाना आके यहाँ पे स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करती है। वो जय को इससे दूर करना चाहती थी, वो सारे एनिमल्स को भी पकड़ लेती है। फिर वो लड़की कह रही होती कि इंसानों की गलती है, इंसानों की वजह से ही जानवर जंगलों में रहने पड़ रहे हैं, जबकि उन्हें खुला घूमना का पूरा अधिकार है। लेकिन हाना को ये सारी बातें पसंद नहीं रहती है और वो लड़की आती है हाना पे वार करने के लिए। यहाँ पर दोनों के बीच में काफी ज्यादा तगड़ा हमला चल रहा होता है। वो अपने क्लॉज का इस्तेमाल कर रही होती है, हाना किसी तरीके से बच रही होती है, वो काफी ज्यादा तेज रहती है, लेकिन एक स्क्रैच लग चुका रहता है। तब गुस्से में वो भी आ जाती है और वाइन वुड से उसे देती है एक जोरदार खतरनाक, लेकिन फिर भी अभी तक हार नहीं मानी रहती है, आ रही होती है हमला करने के लिए हाना के पास। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये क्या, यहाँ पर तो वो अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ पर उसने अपनी स्पिरिट से एक बियर को बना दिया रहता है जो कि सीधे हमला करता है, लेकिन हाना अपने विप से उस हमले से बच चुकी रहती है। हालांकि ये हमला थोड़ा ताकतवर रहता है। उसके बाद वो भी अपनी ट्री स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है और यहाँ पर दोनों स्पिरिट्स में लड़ाई होना शुरू हो चुकी रहती है और ये लोग बस साइड से खड़े होकर देख रहे होते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि हाना अपनी असली पावर का इस्तेमाल करती है। फिर और भी ज्यादा 4 आर्म्स आ चुके रहते हैं और देता है उस बियर को खतरनाक वाला पंच। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका रहता है। लेकिन यहाँ पे और भी छोटे मोटे बियर्स वो आ चुके रहते हैं स्पिरिट के, जिसने चारों तरफ से घेर लिए रहते हैं और काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। हाना को भी यहाँ पर चोट लग चुकी रहती है, काफी ज्यादा कट हो चुके रहते हैं और उसका स्पिरिट ट्री भी कमजोर हो जाता है, लेकिन वो फिर से अपने अटैक्स चलती है और बेब्लेड की तरह पूरी तरीके से सभी को उड़ा डालती है। तब जय देखता है कि ये क्या, उस बिल्ली को चोट लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर वो फिर से एक सरपेंट आ जाता है जो कि उस पेड़ को, तब इसे समझ में आ जाता है कि ये बिल्ली एक समनर है और वो जो लड़की है वो एक स्पिरिट है। और देखने वाले थे कि दोनों एकदम थक चुके रहते हैं, हमला करने जा रहे होते, लेकिन ये दोनों बीच में आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम लोग शांति से इस मैटर को सॉल्व क्यों नहीं कर लेते हो। ये दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को शांत करा देते हैं और कह रहे होते हैं कि शांति से मैटर को सुलझाओ। तो वो बिल्ली को पकड़ लेता है और कह रहा होता है चलो मैं तुम्हारी अच्छी तरीके से देखभाल करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि बिल्ली एकदम नाराज रहती है, उसे मारने लगती है, लेकिन वो फिर भी संभाल लेता है। तो बिल्ली को पता चल चुका रहता है कि वो उसी के तरफ है और वो उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। हालांकि काट भी लेती है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। बिल्ली अब समझ चुकी रहती है और यहाँ पे जय उसका अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा होता है, लेकिन ये बात हाना को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। हाना उससे कह रही होती है कि देखो तुम गलत लोगों की साइड ले रहे हो, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। लेकिन जय कह रहा होता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूँ कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। और यहाँ पर हाना उसका स्पिरिट बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, लेकिन फिर डोरा कह रही होती कि हमारे मैटर में मत पड़ो और इधर हाना कहती है तुम्हें इसका पछतावा होगा। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। जय घर में आ चुका रहता है, असल में उसका नाम माया रहता है उस बिल्ली का। तो माया समन करती है उस लड़की को और वो लड़की बता रही होती कि कैसे कोई जानवर भी समनर बन सकता है और पावर का इस्तेमाल कर सकता है। और वो ये भी बता रही होती कि मेरा भाई है यहाँ पर, वो मुझे बार बार इग्नोर कर रहा है, लेकिन मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने माया को हील कर दिया, इसकी वजह से मैं अब उसे वापस से ढूंढ सकती हूँ। अगर तुमने हील नहीं किया हुआ रहता तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाती। फिर वो जय का शुक्रिया अदा भी कह रही होती तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतना ऑफर दिया। वो कहता है कि नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं ना, जब तक तुम हील नहीं हो जाती हो तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसके बाद दोनों यहाँ पर गेम खेलने लगते हैं और हमारा जय उधर आराम से लेटा हुआ था। तभी देखता है कि ये क्या, डोरबेल कोई बजाता है। वो खोलता है तो देखता है बहुत सारे गार्ड्स हैं और ये सारे गार्ड्स हाना के गार्ड्स रहते हैं। उसने अपने मेंशन में इन्हें इन्वाइट किया हुआ रहता है। अगर ये लोग जाने से मना कर दे तो गार्ड जोर जबरदस्ती करते हैं, लेकिन देख सकते हैं किस तरीके से जोर जबरदस्ती करके इन्हें किडनैप किया जाता है और हाना के पास लेके आ गए रहते हैं। जय जब हाना का घर देखता है उसे लगता है कि अरे ये क्या, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ की जो टेक्निक्स है वो तो बहुत ही ज्यादा नई है। मतलब बैरिकेड और घास काटने का आप तरीका देख रहे हैं, लग रहा है वुल्वरीन है, अपने हाथ से क्लॉ निकाल के मार रहा है। और वो क्या कर रहा है, टॉयलेट कर रहा है क्या। तो जब ये अंदर जाता है ये एक मूर्ति को देखता है और इस मूर्ति को देखने के बाद इसे इसकी मदर की याद आने लगती है कि कैसे इसकी मदर इसे बुला रही है और वो एकदम गॉडेस जैसी रहती है कि इधर आओ इधर आओ। फिर वो डोरा उसे सपने से उठाती है और कहती है चलो। और ये रहते हैं हाना के मास्टर और ग्रैंडफादर भी आप इन्हें कह सकते हैं, हम लोग मास्टर बुलाएंगे। सो मास्टर एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून रहते हैं, मतलब इनकी जो बिजनेस की एबिलिटी है वो अपनी पावर से इन लोगों को बैठा देते हैं और इसे महसूस हो जाता है कि उनकी पावर कितनी ज्यादा है। और फिर ये बता रहे होते हैं कि जो सारे स्पिरिट हैं उनकी पावर एक क्रिस्टल से आती है, मतलब जो क्रिस्टल रहते हैं। और दुनिया में 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक वॉचर्स रहते हैं, एक डिस्ट्रॉयर्स रहते हैं। तो जो वॉचर्स रहते हैं वो दुनिया को नेचुरली चलाना चाहते हैं, मतलब हीरोज और विलन्स। और जो डिस्ट्रॉयर्स रहते हैं वो सारे स्पिरिट्स की पावर को अपनी तरफ खींच लेना चाहते हैं, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि दुनिया में उनके अलावा और भी कोई ज्यादा ताकतवर बचे। हालांकि वो हाना को कह रहे होते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो तुमने जय को डिस्ट्रॉयर से पहले हमें मिल गए, यानी वॉचर्स को मिल गए और ये अच्छी तरीके से काम करते हैं, मतलब दुनिया को संतुलित रखने का वॉचर्स काम करते हैं। उसके बाद वो जय को उसके बारे में बता रहे होते हैं और कहते हैं क्या बनना चाहते हो। तो ये कहती है मैं कैप्टन अमेरिका, और ये कहती है कि मैं
ब्लैक कैट बनना चाहती हूँ। लेकिन वो कह रहे होते चलो वो सब तो ठीक है, और कहता है कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आपने जो भी बताया थोड़ा बहुत तो सही था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद मास्टर उसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताने लगते हैं कि कैसे कैसे उसकी मदर, कैसे उसके फादर, और फिर वो वगैरह वगैरह जितने भी इंफॉर्मेशन रहती है, ये सारी इंफॉर्मेशन सुन के तो वो सभी एकदम हैरान हो चुके रहते हैं। सबके बारे में वो इंफॉर्मेशन देने लगते हैं, यहाँ तक कि स्पिरिट के बारे में भी उन्हें पूरी अच्छी तरीके से पता रहती है। ये सारी बातें सुनकर एकदम हैरान हो जाते हैं ये तीनों की इन्हें हमारे बारे में इतना ज्यादा कैसे पता है। वो कहते हैं अरे शांत हो जाओ, चलो आराम से मैं सारी बातें बता दूंगा, पहले तुम लोग खाना तो खा लो। और फिर ये लोग एकदम खाने के लिए रेडी रहते हैं। असल में डोरा और माया तो ऐसे खा रहे होते हैं जैसे उन्होंने कभी खाना अपनी जिंदगी में देखा ही ना हो, और साथ ही साथ ग्रास स्पिरिट भी ऐसे ही खा रहा होता है, खतरनाक वाला। ये लोग खाना खा रहे होते हैं और मास्टर भी इधर खुश रहते हैं। तभी इन्हें कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर्स ने इन पे हमला कर दिया है। मास्टर तुरंत ही पीछे मुड़ते हैं और एक जोरदार पंच मारते हैं, जिससे हम देखते हैं कि पूरा ऊपर का कैसल ही उड़ चुका रहता है, पूरा एकदम छत उड़ गया रहता है। यहाँ पर डिस्ट्रॉयर्स आ चुके रहते हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन मास्टर पहले से ही तैयार रहते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा ताकतवर रहते हैं यहाँ पर, और वो डिस्ट्रॉयर को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन इतना भी उनके लिए काफी नहीं रहता है। वो डिस्ट्रॉयर का हाथ फ्रीज करते हैं, फिर देते हैं एक जोरदार वार, इलेक्ट्रिक शॉक भी उसे मारते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उस पर उतना ज्यादा असर नहीं हो रहा होता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि पूरा ऊपर का मंजिल ही उड़ चुका रहता है। वो कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ और सुरक्षित रहना। फिर हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर आता है वापस उन पे हमला करने के लिए, लेकिन इतना काफी नहीं रहता है उनके लिए। अब खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, उस वेव से सब लोग गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हाना उन सभी लोग को बचा चुकी रहती है अपनी वाइन वेव से। हमें दिखाया जाता है कि पूरा कैसल तबाह हो चुका था और यहाँ पर मास्टर के समनर्स आ रहे होते, मतलब छोटे मोटे स्पिरिट। तभी एक गन वाली आ चुकी रहती है और वो सबको मार डालती है। यहाँ पे जितने भी समनस रहते हैं, तो हाना को गुस्सा आता है, वो उस पर हमला कर रही होती है, लेकिन वो बड़े आराम से बच के निकल जाती है और हमला कर देती है। बहुत ही खतरनाक हमला हो चुका रहता है। उधर हाना उससे लड़ रही होती है और इधर हमें दिखाया जाता है कि और भी लोग आ रहे होते हैं। तब इस तरफ माया अपने भाई को देखती है जो कि फायर स्पिरिट रहता है, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर रहा होता है, बिल्कुल इताची वाला जैसा हमला रहता है। तो माया बाहर निकल चुकी रहती, कह रही होती है कि भाई, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं और मुझे बिल्कुल याद नहीं है। वो सीधे हमला कर देता है और उसे मार डालता है, यानी स्पिरिट खत्म और माया अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जय को। वो जाता है हमला करने के लिए, लेकिन पीछे से एक और बंदा आ चुका रहता है और वो उसे उसके सपनों की दुनिया में खो डालता है, जहां पर वो उसकी मदर को ज़ॉम्बी बना देता है। तो वो बेहोश था और डोरा इधर रो रही होती कि क्या हो गया है तुम्हें। इधर मास्टर अकेले निपट रहे होते हैं उस डिस्ट्रॉयर से। हालांकि वो उसकी बैंड बजा देते हैं, बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा देते हैं और लगभग अब खत्म करने के लिए जा ही रहे होते हैं। और इस तरफ हमें हाना को दिखाया जाता है जो कि अपने ट्री स्पिरिट को बुला लेती है, और वो लड़की जो रहती है उस पर उतना असर नहीं होता है, वो तो इसे तुरंत ही हरा डालती है। तभी पीछे से कोई और आ जाता है और ये उसका गला काट देती है। तो यहाँ पर हाना का खेल भी खत्म होने वाला था और उसका स्पिरिट उसे हील करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ग्रैंडपा उसे हील कर देते हैं और वो एक हाथ से लड़ भी रहे होते हैं। तभी पीछे से वो सारे आ जाते हैं हमला करने के लिए और माथे पे रख के बंदूक दे देती है एक जोरदार, लेकिन इतना भी उनके लिए काफी नहीं रहता। वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाले थे। अब यहाँ पर मास्टर अपना ओरिजिनल फॉर्म दिखाते हैं, मतलब अपनी असली पावर को अनलीश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी पावर कुछ ज्यादा ही रहती है। वो उनके कंट्रोल से बाहर चली जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी रहती है पावर। और यहाँ पर उनका लीडर रहता है ग्रिम रीपर। ग्रिम रीपर पहले से ये बात जानता था, तो वो उनके पास आ जाता है और देता है एक जोरदार स्लैश। फिर उनके अंदर से उनकी स्पिरिट निकाल लेता है और यहाँ पर ग्रैंडपा हमेशा हमेशा के लिए सो चुके रहते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं कि काम हमारा पूरा हो गया, डिस्ट्रॉयर सब यहाँ से चले जाते हैं। हालांकि वो जो रात वाला इंसिडेंट था वो रिपोर्टर कवर भी कर रही होती है कि कैसे मेंशन में क्या हुआ, और किसी को पता नहीं रहता है, मगर यहाँ पर ये इसके थ्रोट को हील कर रहा था। और डोरा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि हम लोग उनसे हार कैसे गए, इतनी बेइज्जती मैं नहीं सहने वाली हूँ, मैं उन्हें हराऊंगी बहुत बुरी तरीके से, चलो उन्हें हराया जाए। लेकिन हराए तो हराए कैसे, इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर ये कहता है कि रुको, यहाँ पर ये देखो किसी ने वीडियो भी अपलोड कर दी है। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाती है कि क्या, ये क्या हो रहा है। तब हमारा जय बता रहा होता है कि देखो हम अपने अपोनेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और ये देखो किसी ने वीडियो भी अपलोड कर दी है, बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं उसे। हालांकि ये वीडियो कैसे कोई रिकॉर्ड कर सकता है। तब उसे उस बंदे के बारे में पता भी चल जाता है कि आखिर किसने इस वीडियो को किया है। तब जय कहता है कि हमें उसके पास जाना पड़ेगा और हम वहां से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अपनी कॉमिक बुक रिलीज करने वाली है, तो हमें इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। उसके बाद जय उसका सारा पता लगा लेता है कि आखिर कब, कहाँ और कहाँ पर ये अपना कॉमिक बुक रिलीज करेगी। तो हाना की तो हालत खराब रहती है, तो ये तीनों ही निकल चुके रहते हैं। और फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने वो फाइट को अपलोड किया रहता है। असल में इसका जो स्पिरिट रहता है, इसका मोबाइल ही रहता है। ये अपने मोबाइल से हर चीज को हैक कर लेती है, कुछ भी कर सकती थी, जैसा बिलबोर्ड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ अपने पोस्टर। लेकिन यहाँ पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं रहता उसकी कॉमिक खरीदने में, बहुत ही ज्यादा बोर हो रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तभी सरप्राइज
सोचो कौन आया होगा, जय आ जाता और वो उसकी इतनी तारीफ कर रहा होता है कि बाप रे बाप, आज तक कभी उसने ऐसा कॉमिक देखा ही नहीं, इतना बढ़िया कॉमिक है उसका कि क्या ही बोलूं, सारी की सारी कॉमिक दे दो। लेकिन वो कह रही होती कि मुझे पता है कि तुम जानबूझ के एक्टिंग कर रहे हो और मैं सारी बातें अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा, तो तुम हमें अच्छी तरीके से जानती हो। उसके बाद वो अपने बारे में बताने लगती है कि कैसे वो अपने मोबाइल से सब चीज़ कंट्रोल कर सकती है, यहाँ तक कि सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। और फिर आगे स्टैन उसे ये बता रही होती है कि कैसे बहुत सारी सस्पिशियस लोकेशन है और वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें। तब डोरा उसका मोबाइल ले लेती है और कह रही होती है तो इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। स्टैन उसे बता रही होती है कि देखो इस तरीके से मोबाइल को कंट्रोल किया जाता है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि रोबोट्स आ चुके रहते हैं, ये भी स्पिरिट्स रहते हैं और ये किसी का स्पिरिट रहता है जो उन पे हमला करता है, लेकिन ये लोग बाल बाल बच चुके रहते हैं। अब इनके ऊपर खतरा आ जाता है। तो स्टैन यहाँ चारों तरफ एरिया को स्कैन कर रहा होता है, जहां पर पता चलता है कि और भी आ रहे हैं और रोबोट्स इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो ये लोग भागना यहाँ से शुरू करते हैं। स्टैन उसे ये भी बताता है कि वो जो डिस्ट्रॉयर लड़की थी जिसके पास गन थी, उसी ने इन सारे रोबोट्स को भेजा है, ये उसी के स्पिरिट्स है। अब फाइनली हमें दिखाया जाता है कि स्टैन किसी भी तरीके से डॉज कर रहा होता है और उन सभी को बता रहा होता है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये रोबोट्स हमें जिंदा भून डालेंगे, ये बिल्कुल भी दया नहीं करने वाले हैं, ये सबको जान से मार डालेंगे। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि आगे में ब्रिज रहता है, ये लोग कूद जाते हैं ब्रिज से, लेकिन अचानक से वहां नीचे कार आ जाती है, किसी को पता नहीं रहता है और ये सोच रहा होता है कार कैसे आ गई। तब स्टैन उसे बता रही होती है कि ये कार मैंने लाई है, मैं इसे कंट्रोल कर रही थी। और फिर वो रोबोट्स पे हमला करना अब शुरू करते हैं क्योंकि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है और बता रही होती है कि कैसे वो रोबोट्स इनके ऊपर बहुत जोरदार वार करते हैं। हालांकि कार मजबूत रहती है मगर उतना भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती, कार का बैलेंस खो रहा होता है, वो अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहा होता है। और फाइनली यहाँ पर अब दोनों ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं और रोबोट्स के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं रहता। उसके बाद स्टैन इलेक्ट्रिसिटी से एक को घायल कर देती है, लेकिन अभी भी इतना ज्यादा काफी नहीं रहता है क्योंकि और भी ज्यादा रोबोट्स रहते हैं और वो सारे रोबोट्स आ रहे होते हैं इन्हें मारने के लिए। रोबोट्स काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके रहते हैं और गाड़ी पे हमला करते हैं, किसी तरीके से शील्ड से अपनी गाड़ी को बचा रहा होता है, लेकिन एक मिसाइल आ जाता है। अब ये जो मिसाइल रहता है आगे पूरा ब्रिज तोड़ देता है और यहाँ से कार तो कूदती नहीं है, लेकिन वो लोग नीचे के जरूर गिर चुके रहते हैं। हालांकि डोरा सबको बचा लेती है मगर इतनी पावर काफी नहीं रहती है, वो लोग वापस से नीचे गिर चुके रहते हैं मगर सेफ रहते हैं। अब इनका एकदम टारगेट बन चुका है। तभी यहाँ पर स्टैन फिर से एक्टिवेट करती है और हमें दिखाया जाता है कि आ चुका रहता है ट्रक्कुन इन्हें बचाने के लिए आ चुका रहता है और ट्रक्कुन को हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रक्कुन को इवॉल्व भी कर सकती थी, यानी देख सकते हैं कितना खतरनाक वो ट्रक्कुन को बना देती है एक रोबोट। और खतरनाक वाला ट्रक्कुन यहाँ पे मार रहा होता है रोबोट्स को, लेकिन ये सस्ता ट्रक्कुन रहता है तो आखिर टिकेगा तो कितनी ज्यादा देर टिकेगा, क्योंकि वो रोबोट्स रहते हैं तो बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं, लेकिन वो सारे रोबोट्स को हरा डालता है, लेकिन लीक भी हो जाता है क्योंकि सस्ता वाला ट्रक्कुन रहता है ना। फिर यहाँ पे आग लग जाती है और होता है बूम बाम, स्टैन उधर जाके गिर चुकी रहती है। तब पता चलता है कि ये क्या, ये तो लड़की नहीं लड़का है और इन दोनों को बहुत गुस्सा आता है कि तुमने जानबूझ के हमसे ये सब करने की कोशिश की। और फिर उसे याद आता है कि अरे तुम तो वही पॉवर्ट हो, हाँ मुझे याद आया, मैं जब डोरा को पकड़ रहा था तब। अब उसके बाद वो उसे अपनी वैन में लाता है जहां पर दिखाया जाता है कि ये कितना बड़ा ओटाकू है, लेकिन लड़कियों को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता है। उसके बाद स्टैन उन्हें सारी चीजें बता रहा होता है कि कैसे कैसे अचानक से जो स्पिरिट्स का फंक्शन है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। मतलब कुछ दिन पहले स्पिरिट्स का मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हुआ करता था, लेकिन अभी जो स्पिरिट्स की फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई जाती जा रही है और ये अभी कुछ रिसेंट वीक्स में ही हुआ है। अचानक से ये सब कैसे हुआ है किसी को पता नहीं रहता है और डेट भी बता देता है। तब यहाँ पर डोरा कह रही होती है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस डेट को कुछ जानती हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है। जय उसे बताता है कि जिस दिन से तुम आई हो तब से ये सब हो रहा है। ये सुनकर उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। सीन चेंज होता है, वो लोग हैन के मेंशन में वापस से जाते हैं जहां पर स्टैन सभी जगह को स्कैन कर रहा होता है और स्कैन करके उसे ये पता चल चुका रहता है कि आखिर डिस्ट्रॉयर्स यहाँ पर किस लिए आए थे। डिस्ट्रॉयर्स यहाँ पर पावर गेन करने के लिए आए थे क्योंकि जो हैन के ग्रैंडपा थे वो अभी तक के सबसे ताकतवर समनर थे, मतलब यहाँ पे सबसे ताकतवर समनर थे वो। और फिर वो लोग नीचे भी जाते हैं, नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा रहता है तो वो लोग उस गड्ढे में ही गिर चुके रहते हैं फिसल के। हालांकि उस गड्ढे को जब वो लोग स्कैन करते हैं तब इन्हें ये पता चलता है कि कैसे आखिर उन्होंने इस मेंशन पे ही हमला क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट्स पहले से ही रखे हुए थे और डिस्ट्रॉयर्स का तो यही काम रहता है कि वो लोग स्पिरिट्स को इकट्ठा करें और अपने आप को ताकतवर बनाए। लेकिन अभी भी सारी चीजें क्लियर नहीं हुई रहती है और बताती है कि देखो कैसे हैन के जो ग्रैंडपा थे वो सबसे ताकतवर समनर थे। हालांकि 1v7 हो गया था, अगर 1v1 फाइट हुआ रहता तो वो जीत जाते। और यहाँ पर कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ पर इसे एक फूल की गंध आती है और ये फूल के बारे में बताती है। तब स्टैन बताता है कि ये फूल हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तब फैसला करते हैं कि चलो चलते हैं और पता लगाते हैं।
सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है वो लोग जा रहे होते हैं और जय ने सबके लिए खाना बनाया हुआ रहता है जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी रहता है। तो स्टैन पूछता है कि आखिर तुम इतना टेस्टी खाना बना कैसे लेते हो? हाँ, इतना बढ़िया मैं तो नहीं बना पाता हूँ। तो अभी बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे फादर अचानक से एक दिन कहीं चले गए और वो वापस नहीं आए। फिर उसके कुछ दिनों के बाद मेरी मदर भी चली गई और मैं अकेला रहने लगा। उसके बाद से मेरे बाकी सारे रिलेटिव्स ने मेरा ख्याल रखा जब तक मैं खुद के पैरों पे खड़ा ना हो जाता, और फिर मैं अकेला ही रहता हूँ तब से, इसलिए मैं इतना अच्छा खाना बना लेता हूँ और कुछ भी बात नहीं है। तो वो अपनी सैड स्टोरी यहाँ पर सुना रहा होता है। तो डोरा आके उसे कंफर्ट देती है और कह रही होती है कि अगर तुम्हें कभी भी बुरा लगे तो तुम पॉम पॉम के ऊपर सो सकते हो। और फिर माया उससे पूछती है कि तुम्हारी कहानी क्या है? तब ये कहती है कि मैं 3 मिलियन सालों से जिंदा हूँ और मुझे याद भी नहीं है कि आखिर मैं क्या हूँ, क्या कर रही थी। मेरी मेमोरीज एकदम ब्लश हो जाती है और जब भी मैं याद करने की कोशिश करती हूँ तो मेरा सर बहुत ही जोर से दुखने लगता है। और तब स्टैंड उन्हें बता रहा होता है कि देखो कैसे कैसे जो डोरा है उसका जो हार्ट है वो लॉक किया गया है और इसी की वजह से वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती और उसका सर भी दर्द कर रहा है। तो फाइनली अब तुम लोग सो जाओ क्योंकि हम लोग विलेज में पहुंच जाएंगे कल सुबह तक। सुबह हो चुकी रहती है, ये लोग स्टोन विलेज में पहुंच चुके रहते हैं, लेकिन इससे आगे गाड़ी नहीं जाने वाली है। तब हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग उड़ के जा रहे होते हैं। फाइनली ये लोग विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं ये क्या, यहाँ विलेज में तो कोई भी नहीं रहता है, ये विलेज इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों है भाई? तभी से लगता है कहीं विलेज में भूत वूत तो नहीं ना है, लेकिन फिर ये लोग विलेज को और चेक करेंगे अभी। तो विलेज के अंदर भी उनको एक चीज दिखाई देती है लाल लाल, तो वो लोग जाते हैं चेक करते हैं। तो ये क्या, ये वही फ्लावर्स रहते हैं और इन फ्लावर्स को देख रहे होते हैं कि ये क्या, सामने में घर है और उन्हें एक फार्मर दिखाई दे रहा है। तो ये लोग छुप के देख रहे होते हैं और स्टैन उसे स्कैन करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर नेट उतना ज्यादा अच्छा नहीं पकड़ रहा होता है, तो स्कैनिंग में अभी भी बहुत ज्यादा वक्त लग रहा होता है और वो पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा होता है। तो ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग यहीं पे इंतजार करेंगे जब तक स्कैनिंग पूरा ना हो जाए। तो ये लोग ऐसे ही इंतजार कर रहे होते हैं और वो एक एक करके सारे प्लांट्स को लगाता जा रहा होता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डोरा से गलती हो जाती है और वो चिल्ला देती है। तब उससे चिल्ला देती है तो फिलहाल वो और जय बाहर निकलते हैं और जय उससे एकदम फ्रेंडली तरीके से बात कर रहा होता है। तो फार्मर भी उससे काफी फ्रेंडली तरीके से बात करता है। तो जय को लगता है कि हाँ भाई ये डिस्ट्रॉयर तो नहीं हो सकता है, मतलब इतनी फ्रेंडली तरीके से बात कर रहा है। डोरा उससे कहती है कि शक हो रहा है, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो वो पूछता है कि आपने इतने सारे फ्लावर्स अकेले उगाए हैं क्या? वो कहता है कि हाँ ये सारे फ्लावर्स मैंने अकेले ही उगाए हैं, असल में बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जय कहता है, तब ये बताता है कि कैसे एक लड़की थी, उसे ये फ्लावर्स पसंद थे लेकिन वो मर गई और वो चाहती थी यहाँ पे फ्लावर्स उगाना, वो हमेशा उगाया करती थी लेकिन वो उगा नहीं पाई। तब मैंने फैसला किया कि मैं इन सारे फ्लावर्स को उगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मैंने इन सारे फ्लावर्स को ग्रो किया है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है, क्यों है ना? लेकिन फिर हम देखते हैं कि हवाएं कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगती है। असल में वहां पर टोर्नेडो आ चुके रहते हैं और जो टोर्नेडो रहते हैं वो उन फूलों को उखाड़ के फेंक रहे होते हैं और ये चीज उस फार्मर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। फार्मर कह रहा होता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। वो जाता है पंचेस मारना शुरू करता है, लेकिन यहाँ स्कैन कंप्लीट हो चुका रहता है। ये कहता है कि तुरंत ही दूर हट जाओ उस फार्मर से क्योंकि वो एक डिस्ट्रॉयर है, और दिखाया जाता है कि उसकी पावर अनलीश हो चुकी रहती है और ये वही डिस्ट्रॉयर रहता है। आपको तो याद होगा वो कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी फुल पावर अनलीश हो जाती है और वो आ जाता है सीधे जय पे हमला करने के लिए। वो शील्ड तो बनाता है लेकिन डिस्ट्रॉयर की पावर उससे बहुत ज्यादा रहती है और वो शील्ड को सह नहीं पाता है, सीधे गिर चुका रहता है। ये लोग काफी दूर जाए गिर चुके रहते हैं। ये खतरनाक डिस्ट्रॉयर रहता है। माया भी आती है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन उसके स्क्रैचेस का बिल्कुल भी असर नहीं होता उसके ऊपर। वो तो लगता है कि जैसे चीटी काट दिया गया हो। तो वो डिस्ट्रॉयर आता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, फिर ये दोनों भी आ चुके रहते हैं साइड से हमला करने के लिए और देते हैं एक जोरदार स्लैश, मगर इस स्लैश का भी उस पर बिल्कुल भी असर नहीं होता है। वो एकदम ठीक रहता है और यहाँ पर इनके ही ब्लेड टूट चुके रहते हैं। ये लोग देख के हैरान। अब फाइनली डोरा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और फाइनल दिखा रही होती है कि कैसे वो अपनी पावर को और भी ज्यादा अनलीश करती है। इधर उन्हें वक्त चाहिए रहता है तो माया उन्हें वक्त दे रही होती है, लेकिन इतना ज्यादा काफी नहीं ना रहता है क्योंकि उसने माया का पैर पकड़ लिया रहता है और पैर पकड़ने के बाद धोबी पछाड़ देता है बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से। खतरनाक वाला माया को चोट लग जाती है। तब स्टैन कहता है ठीक है तुम लोग को जितना वक्त चाहिए मैं तुम्हें वक्त देने के लिए तैयार हूँ। और फिर यहाँ पर स्टैन अपनी कोशिश कर रहा होता है जितना उन लोग को वक्त चाहिए रहता है। कहता है तुम लोग वक्त ले लेना, लेकिन अगर मैं मर गया तो याद रखना मुझे वो वीडियो गेम वाली लड़की मेरे कबर पे दे देना लाके। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस बंदे को उसके बारे में बता रहा होता है, साथ ही साथ अपना डुप्लीकेट भी कर देता है। जैसे हमें दिखाया जाता है कि वो डिस्ट्रॉयर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका रहता है, लेकिन वो अपनी पावर फिर से अनलीश करता है और एक ही बार में जितने क्लोन्स रहते हैं सबको धराशायी कर देता है। स्टैन की भी हालत खराब हो चुकी रहती है क्योंकि वो फाइटर तो नहीं रहता है। जय उसे बचा लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर अब सबकी हालत खराब हो चुकी रहती है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, तभी उन्हें कंकाल दिखाई देते और पता चलता है कि विलेजर्स को किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने मारा है और ये डिस्ट्रॉयर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर अब अपनी पावर दिखा रहा होता है। अभी तक इसने फुल पावर अनलीश नहीं की रहती है, हमला करता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे इन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया था और पहले से अब ये ज्यादा ताकतवर बन चुके रहते हैं। और यहाँ हमारा जय पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है।
ये पहले से बहुत ही ऊंचे लेवल में आ चुका रहता है। साथ ही साथ डोरा इसके साथ मेमोरी शेयर कर रही होती है और बता रही होती है कि क्या क्या इनके पास पावर है। तो अपनी इस नई पावर के साथ वो जाता है उस डिस्ट्रॉयर पे हमला करने के लिए और इसकी ये नई पावर काम भी आ रही होती है। उसने डिस्ट्रॉयर को लगभग हरा दिया रहता है, लेकिन इतना भी ज्यादा काफी नहीं रहता है। और हम देखते हैं कि कैसे कैसे वो फाइनल ब्लो मारता है उस डिस्ट्रॉयर के ऊपर। उसका सारा शील्ड टूट चुका रहता है। डोरा कहती है कि चलो इसे मार डालते हैं, लेकिन वो कह रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे और भी फूल उगाने हैं। लेकिन वो कह रही होती नहीं, तुम्हें जिंदा रख के कोई फायदा नहीं है। तब ये कह रहा होता है कि प्लीज प्लीज। वो लोग इसकी आंखों में देखते हैं और फिर बताता है कि कैसे बचपन से उसके अंदर एक शैतान था और वो शैतान इसे एक पैरासाइट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। मतलब एक पैरासाइट इसे अपने होस्ट की तरह इस्तेमाल करता है। और फिर कैसे इसकी जो बचपन की ही जिंदगी है, बचपन से ही इसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। जब ये पैदा हुआ था तब इसकी मदर मर गई थी इसे जन्म देते वक्त। तो सब लोग इसे एक श्रापित बच्चा समझते थे। आप समझ सकते हैं। इसके डैड भी फिर आत्महत्या कर लेते हैं, तो सारे बच्चे इसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। बच्चे इसे बिल्कुल मतलब एक मॉन्स्टर तरीके से समझते थे। तो एक दिन क्या होता है कि गुस्से में आकर उसने बच्चों को मार दिया रहता है। 3 बच्चे मर चुके रहते हैं, तो सारे गांव वाले इसे अकेला छोड़ देते हैं। कहते हैं कि एक मॉन्स्टर है, इसे छोड़ दो। तो वो लोग इसे चैन से बांध के रखते थे, इसे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया करते थे। तो मजबूरन में इसे मिट्टी खानी पड़ती थी और ऐसे ही करके ये अपनी जिंदगी बिता रहा होता है। मिट्टी खानी पड़ रही होती है, लेकिन तब तक एक प्यारी सी लड़की आती है जो पूरे गांव में अकेली रहती है, इस पे दया करती है, इसे खाने के लिए देती है और कहती है कि प्लीज इसके बारे में तुम कुछ भी मत बताना, किसी को ही मत बताना। वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, किसी को भी नहीं बताने वाला हूँ। वो हमेशा फूल उगाने की कोशिश तो करती थी, लेकिन इनकी जमीन बंजर रहती है तो फूल नहीं उगता है। लेकिन उसकी बॉडी पे फ्लावर ग्रो कर जाता है, जिस देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती कि फिर यहाँ पर इनका स्टोरी ऐसे ही चलते रहता है और फिर ये लोग बड़े हो चुके रहते हैं। काफी अच्छी तरीके से इनकी स्टोरी चल रही होती है, लेकिन गांव की हालत खराब होती है क्योंकि गांव में अनाज उग नहीं पा रहा होता है, क्योंकि जमीन फर्टाइल नहीं रहती इसीलिए। लेकिन गांव वाले उसके लिए भी इस डिस्ट्रॉयर को ही दोष दे रहे होते कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तो सब लोग कह रहे होते कि आज हम लोग इसे जान से मार देंगे, अगर हम लोग इसे मार देते हैं तो हमारे गांव की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन वो लड़की उसे बचाने के लिए आ जाती है और कह रही होती है कि नहीं आप लोग इसे नहीं मार सकते हैं, अगर आपको इसे मारना है तो आपको मुझसे गुजरना पड़ेगा। फिर दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, लेकिन गांव वाले बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। वो लोग इतना मारते हैं कि वहां पर उस लड़की की मौत हो चुकी रहती है। और ये देखकर इसके अंदर का शैतान जाग जाता है, क्योंकि वही तो थी जो इसका ख्याल रखती थी। अब जब इसके अंदर का शैतान जाग जाता है तो पूरा एकदम ओवरलोड हो चुका रहता है। वो किसी को नहीं छोड़ता है, पूरे गांव को तबाह कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि गांव वालों के खून से पूरा जमीन फर्टाइल हो चुका रहता है और उसी फर्टिलिटी की वजह से ये जो स्पेशल रेड फ्लावर है ये ग्रो करता है। तो आप सारी कहानी समझ गए कि कैसे जमीन अनफर्टाइल से फर्टाइल हो गई थी। और कह रहा होता है कि प्लीज प्लीज मार दो, यहाँ पे ये जो चीज है ये मुझे रोक रही है। और मरना भी नहीं चाहता था, लेकिन मरना चाह भी रहा होता है। और अगर ये लोग नहीं मारेंगे तो जल्द से जल्द ये वापस से मॉन्स्टर में बदल जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उसे वापस से कुछ होने लगता है। यहाँ पर वो वापस से अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उन लोगों ने लेट कर दी रहती है। और हमें ग्रिम रीपर को दिखाया जाता है, जिससे एहसास हो चुका रहता है कि कैसे उसका साथी अब पहले से पावरफुल बन चुका रहता है। इधर हम देखते हैं कि वो अपने ओरिजिनल मॉन्स्टर वाले फॉर्म में आ जाता है और ये स्टैन बता रहा होता है कि वो तो पहले ही मर चुका है। अब इसके अंदर बस वो मॉन्स्टर बचा हुआ है, मतलब इंसान मर गया रहता है, मॉन्स्टर ही बचा हुआ रहता है। तो सब लोग जा रहे होते हैं मिलकर उस पर हमला करने के लिए, लेकिन कुछ भी असर काम नहीं कर रहा होता है। वो लोग चारों डायरेक्शन से उस पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हालत खराब हो जाती है माया की। माया तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी रहती है, ये मरी नहीं रहती है। और स्टैन तो ऐसे ही लड़ने वाला नहीं रहता है, तो उसकी हालत खराब। इधर बस जय ही बचा रहता है। तो जय किसी भी हाल में उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके लिए भी दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि उसकी पावर इतनी ज्यादा काफी नहीं रहती। लेकिन फाइनली एक ब्लो देता है उसे, मगर इतना भी काफी नहीं रहता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जय कह रहा होता है कि फुल पावर अनलीश करने के लिए। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जय देता है एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और तगड़ी स्वॉर्ड उसे, जो कि एकदम कनेक्ट हो चुकी रहती है। लेकिन यहाँ पर वो अपने हाथ से ही रोक लेता है उसकी स्वॉर्ड को, और उसकी स्वॉर्ड भी काम नहीं आती है। अब जय यहाँ पर आ चुका रहता है दूसरी जगह पर, जहाँ वो देखता है कि डोरा का हार्ट रहता है जो चेन से बंधा पड़ा रहता है। तो वो इधर वो बचा रही होती है उसकी बॉडी को, क्योंकि जय यहाँ पर बेहोश हो चुका रहता है। और इधर ये भी ज्यादा नहीं बचा सकती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और पड़ चुका रहता है एक जोरदार पंच, दोनों को खतरनाक वाला। अब यहाँ पर ये भी कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन ये उसके हार्ट को जाके अंदर से टच कर देता है। तब वो अपने एंजल वाले फॉर्म में, यानी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी रहती है। और ओरिजिनल फॉर्म में आने के बाद डोरा अपनी पावर दिखाती है उसे, और जब डोरा अपनी पावर दिखाती है तो हमें ये पता चलता है कि वो डिस्ट्रॉयर तो उसके सामने टिक ही नहीं सकता था। और फाइनली अब इसकी आंख खुलती है और देखता है कि ये क्या, मेरे सामने तो एक एंजल है। लेकिन वो एंजल नहीं, वो डोरा रहती है। और यहाँ पर उन लोगों ने डिस्ट्रॉयर को मार दिया रहता है और फाइनली सब चीज वापस से ठीक हो गई रहती है। डोरा पूछ रही होती है तुम ठीक तो हो ना, और फिर स्टैन उसे बता रहा होता है कि कैसे तुम्हारे बेहोश होने के बाद वो सारी चीजें हुई। हालांकि इन्हें बुरा लग रहा होता है उसके लिए, तो ये लोग लास्ट में उसे श्रद्धांजलि दे देते हैं, उसकी बॉडी को दफन कर देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं।
रात में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे उसके बाकी सारे साथी भी आते हैं और वो भी अपने साथी को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन अंत में उसकी स्पिरिट भी निकाल लेते हैं क्योंकि डिस्ट्रॉयर्स किसी के सगे नहीं होते हैं। सीन कट होता है, इधर हमें जय और बाकी सभी लोग को दिखाया जाता है जिन्हें काफी बुरी तरीके से चोट लगी रहती है, तो वो बाकी सब लोग उन लोगों को हील कर रहे होते हैं, जहाँ पर जय की हालत खराब रहती है और यहाँ पे डोरा उसे हील करने की कोशिश करती है, उधर स्टैन भी हील कर रही होती है, लेकिन अचानक से एक अलर्ट वार्निंग आ जाती है कि कोई बहुत तेजी से उनके ट्रक के सामने आ रहा है। तो इससे पहले कि कुछ कर सकते हैं हमें दिखाया जाता है कि एक पोर्टल खुल जाता है, डिस्ट्रॉयर आ जाती है और वो उनके ट्रक को 2 हिस्सों में काट चुकी रहती है। यहाँ पर ये लोग घायल रहते, कुछ कर भी नहीं पाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे बाकी सब आ चुके रहते हैं और यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। हमला पे हमला किया जा रहा होता है और जब वो लोग ऊपर रहते हैं तब यहाँ पे वो आ जाती है डिस्ट्रॉयर और दोनों को मार देती है, माया और स्टैन दोनों को मार देती है और यहाँ पर उसके आंखों के सामने उसके दोस्त मर गए रहते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर वो कहता है कि गुड बाय और हवा में उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग कैसे इसकी बॉडी को बहुत सारे टुकड़ों में काट देते हैं और वहां पर डोरा रो रही होती, कह रही होती कि नहीं, ये अचानक से उठता है दूसरी जगह में, जहां पर देखता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तब एक बंदा उसके सामने आता है और कह रहा होता है कि देखो उन लोगों ने उसे मार दिया है। जय को बहुत ही गुस्सा आता है और कैसे उनकी स्पिरिट को ले लिया गया है। तब वो कह रहा होता है कि मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए। और फिर हमें ये बताया जाता है, वो बंदा कहता है अगर तुम चाहो तो मैं टाइम को 3 मिनट के लिए पीछे कर सकता हूँ और तुम चाहो तो अपनी दोस्तों की जान भी बचा सकते हो। तब वो कह रहा होता है कि हाँ मैं उन्हें जरूर बचाऊंगा। और फिर वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। और फिर देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ये जय के फादर रहते हैं, जो कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं टाइम को 3 मिनट पीछे कर दे रहा हूँ। फिर टाइम 3 मिनट पीछे हो चुका रहता है हमला करने से पहले और यहाँ पर तुरंत ही वो अपने दोस्तों को बता देता है क्या होने वाला है। तो जैसे ही वो लोग हमला करते हैं यहाँ पर उनके लिए एक सरप्राइज रहता है जो बम रहता है और बहुत बुरी तरीके से बम फटता है और इधर ये लोग दूसरी जगह पे रहते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि जय के फादर ने कहा है डीमंस फर्नेस में आने के लिए। वो लोग घर आते हैं हाना को लेने के लिए, लेकिन हाना गायब रहती है एक लेटर के साथ। तो हेलीकॉप्टर भी तैयार रहता है, तो लेटर में लिखा रहता है कि डीमन फर्नेस में आ जाना। असल में डीमन फर्नेस एक ऐसी जगह रहती है जहां पर समनर्स अपने आप को ट्रेन करते हैं। वो लोग अपने आप को ऐसा ट्रेन करते हैं जितना वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन सके। यहाँ तक कि हाना के ग्रैंडफादर ने भी अपने आप को ट्रेन किया था। स्टैन इस दुनिया का लगभग बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा रहता है, लेकिन उसे भी डीमन फर्नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो भी बहुत ज्यादा ही शौक रहता है कि आखिर मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता है। कट होता है, इधर हमें दिखाया जाता है कि कैसे इनका प्लेन बहुत ही भारी मुसीबत में फंस चुका रहता है क्योंकि तूफान रहता है और ये लोग सीधे तूफानी के अंदर घुस चुके रहते हैं। वैसे तूफान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा रहता है, मगर हेलीकॉप्टर इतना ज्यादा मजबूत और खतरनाक रहता है कि वो इस भारी तूफान को भी झेल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सनशाइन, बहुत ही तेज धूप चमक रही होती है और फाइनली वो आइलैंड भी आ चुका रहता है। तो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होती है। हम देखते हैं कि आ चुकी रहती है हमला करने के लिए और फिर हमला करती है, इनके प्लेन को 2 टुकड़ों में काट देती है, पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टैन अपने रिमोट का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि वो रोबोट बना लेता है। फिर ये सभी लोग उससे लड़ना शुरू करते हैं डिस्ट्रॉयर से, मगर वो गायब हो चुकी रहती है। तभी दूसरी डिस्ट्रॉयर आ चुकी रहती है और वो इनके रोबोट पे हमला कर रही होती है। बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंच रहा होता है क्योंकि रोबोट पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं रहता है। माया का भाई भी आ जाता है और वो भी खतरनाक वाला हमला कर रहा होता है और फाइनली इन्हें समझ में आ गया था कि इन्हें क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी, तो ये लोग क्रैश लैंडिंग कर लेते हैं। डिस्ट्रॉयर्स की टीम रहती है और उधर हमारे समनर्स की टीम रहती है। ये लोग अब लड़ने जा रहे होते, लेकिन तब तक बीच में एक लड़की बनी आ जाती है जो कह रही होती है कि तुम लोग इस आइलैंड पर नहीं लड़ सकते हो और ये लो तुम लोग का पेनल्टी कार्ड, समझे। और यहाँ पे इन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कौन है और ऐसा कैसे कह रही है। तभी वो डिस्ट्रॉयर कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन बनी उससे कह रही होती है तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम कहाँ पर खड़ी हो, यहाँ पर लड़ना सख्त से सख्त मना है, कुछ भी नहीं कर सकती हो तुम, समझी। और वैसे भी ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है और जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तब वो ग्रिम रीपर के पास जाती है और कहती है तुम तो यहीं से ग्रेजुएट हुए हो, तुम्हें तो सारी बातें पता है यहाँ की। वो मुस्कुरा रहा होता है और फिर जितने भी रहते हैं ग्रिम रीपर कहता है ठीक है शांत हो जाओ, हम लोग यहाँ से चुपचाप से चल जा रहे हैं। वो लोग चले जाते हैं यहाँ से, तो ये लोग कह रहे होते चलो अच्छा है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों तो उसका पैर ही पकड़ लेते, कह रहे होते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें बचा ले। लेकिन बनी कहती मैंने तुम लोग को नहीं बचाया, हट जाओ यहाँ से गंदे जीव कहीं के, भागो यहाँ से। फिर बता रही होती है क्या तुम लोग को अरीना में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि अरीना शुरू होने वाला है। और फिर वो चली जाती है। इधर ये लोग आ रहे होते हैं, काफी भूख लगी हुई होती है और काफी थके हुए भी रहते हैं। तभी एक बंदा यहाँ पे आ चुका रहता है और ये कह रहा होता है चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तब ये बंदा इन लोगों को बता रहा होता है कि कैसे ये जो आइलैंड है, मतलब चोर चक्के यहाँ पर ज्यादातर आया करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है और वैसे आप यहाँ पर किसी को मार भी नहीं सकते हैं। अगर आपने मारा तो बहुत ज्यादा ही बुरा होने वाला आपके साथ, आप जिंदा खुद ही नहीं बच पाएंगे। इसलिए इस रूल को कोई भी नहीं तोड़ता है और कोई भी इस आइलैंड पे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये यहाँ का सख्त से सख्त रूल होता है जो ये बंदा इन सभी लोग को बता रहा होता है। तब जय पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात है। तब बताता है कि डिस्ट्रॉयर्स और समनर्स हमेशा लड़ा करते थे, लेकिन एक बार दोनों ने सहमति बनाई कि अब कोई नहीं लड़ेगा इस आइलैंड पे, और ये आइलैंड बनाया गया जहाँ पर ये फैसला होता है कि कोई भी नहीं लड़ेगा और अगर कोई लड़ता है तो उसे बहुत ही खतरनाक सजा मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं लड़ता है।
फिर ये कह रहा होता है कि तुम लोग के कपड़े वैसे ही पुराने हो गए और तुम लोग को भूख भी लगी होगी, तो चलो मैं तुम लोग को कुछ खाने पिलाने वाली जगह पे ले चलता हूँ, साथ ही साथ कपड़े भी। तो जिन सोच रहा होता है कि वाह क्या बढ़िया है, चलो। और फिर ये बंदा आता है और बोलता है कि इन्हें हमारी स्पेशल वाली ड्रिंक दो, इन्हें इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये हीलिंग पोशन होता है, पीने के बाद ये पूरी तरीके से हील हो चुके रहते हैं। और यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कट्स और सारी चीज़ें एकदम हील हो गई रहती है। हालांकि ये बंदा ही पे करता है इसके लिए, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ता है, कम से कम 2 लाख डॉलर पे किया रहता है इस बंदे ने अकेले ही। अब सोच रहे होंगे इसना कुछ ना कुछ तो चाल होगी ही। तब फिर ये लोग शहर घूम रहे होते हैं, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे इनके कपड़े भी अब गंदे हो चुके रहते हैं। तो वो उन्हें शॉप में ले जाता है, जहाँ पर लड़कियों का तो एकदम ड्रेस खतरनाक वाला रहता है कि वाह देखो कितना सुंदर सा ड्रेस है। और फिर ये बंदा कह रहा होता है जितने महंगे कपड़े हो उतने महंगे कपड़े दे देना। तो यहाँ पे सब लोग कपड़े भी चुन लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा महंगे कपड़े होते हैं। हालांकि कपड़ों का भी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है और सारा यही बंदा दे देता है। यहाँ पर किसी को शक नहीं हो रहा होता इसके ऊपर, सब लोग सोच रहे होते वाह कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है, इसने हमारे लिए पे कर दिया है। फाइनली ये लोग अरीना में पहुंच चुके रहते हैं, जहाँ पर देखते हैं ये क्या, अरीना में तो बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी रहती है और यहाँ पर बनी रहती है जो सभी को बता रही थी। तो सबको अलग अलग गेट में घुसना है, अलग अलग गेट में घुसने के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे स्टैन एक ऐसे गेट में घुसता है जिसके लिए बहुत पैसे लगने वाले थे, और फिर एक ऐसा गेट रहता है जहाँ पर सिर्फ स्टाइलिश लोग घुस सकते थे। तो डोरा रहती है स्टाइलिश, वो घुस जाती है और वो कहती है तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन ये भी स्टाइल मारने की कोशिश कर रही होती है, मगर कहता है छी 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 कितना गंदा है, जाओ अगले जन्म में ट्राई करना। तो उसे गुस्सा आता है, तो वो सुमो रेसलिंग वाले गेट में जाती है और सबको दिखाती है कि देखो मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ, और चली जाती है। यहाँ पर सब लोग अपने अपने गेट में घुस चुके रहते हैं जिस तरीके से। हालांकि गेट अलग अलग रहता है क्वालिफिकेशन घुसने का, लेकिन वो लोग आते एक ही जगह पे हैं। यहाँ पे 100 से भी ज्यादा फ्लोर्स हैं, समझे, और 100 में से इन्हें फ्लोर पार करना रहता है। हालांकि डोरा कहती है कि मैं 100 फ्लोर पे पहुंच जाऊंगी, लेकिन ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि पहली बार में ही 100 फ्लोर आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया है। हालांकि 7 ही फ्लोर का मेन रिकॉर्ड रहता है, लेकिन आज तक उससे आगे कोई नहीं तोड़ पाया है। साथ ही ऐसे ही 10 का रहता है रिकॉर्ड। फिर ये लोग अंदर आ चुके रहते हैं, जहाँ पर बनी बता रही होती है उन सभी को कि कैसे कैसे करना है, और बोलती है कि उधर तुम लोग का रेस्ट रूम है। और ये तीनों यहाँ पे रहते हैं मेन, ये तीनों इधर देख रहे होते हैं कि हाँ कैसे कैसे बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स लड़ेंगे और क्या हाल होने वाला है। तब ये लोग बता रहे होते हैं कि जो पहले लेवल का बॉस है वो 1 नंबर का चोर है, मतलब खतरनाक वाला चोर है, और उसके ट्रैप से बचना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ कंटेस्टेंट पहले फ्लोर पे जाने की कोशिश करते तो हालत खराब हो जाती है। लेकिन इधर हमें हमारे हीरोज को दिखाया जाता है जो यहाँ पे मजे कर रहे होते हैं, और खतरनाक वाला प्लॉट यहाँ पे चल रहा होता है। डोरा को तो मन कर रहा था कि प्लॉट दिखा दे, लेकिन यहाँ पर जे भी रहता है, कहता है कि नहीं 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 मुझे प्लॉट बिल्कुल भी नहीं देखना है। फिर बनी अनाउंस कर रही होती है कि यहाँ पर 100 से भी ज्यादा कंटेस्टेंट थे, और उनमें से हाना जो है उसने लगातार 10th फ्लोर को पार कर लिया है और वो 11th फ्लोर पे पहुंच गई। मतलब सबसे आगे अभी यही रहती है, इसके आगे अभी कोई भी नहीं रहता है। फिर अब बारी रहती है इन लोगों की, जहाँ पर ये लोग देख रहे होते हैं कि चलो देखा जाए कि आखिर कितने हैं। तो जब सो रहे होते हैं तब हमें दिखाया जाता है कि असली टेस्ट शुरू हो जाता है सबका। कमरे धीरे धीरे करके छोटे होने लगते हैं। अब यहाँ पे डोरा सोच रही होती है क्या किया जाए। वो अपने ब्लेड से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ ब्लेड का असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता, उसका ब्लेड ही टूट चुका रहता है। तब स्वॉर्ड मारती है एक जोरदार, उससे भी कुछ नहीं होता है। फिर वो कह रहा होता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर किसी भी तरीके से मास्टर की से वो लोग खोल देते हैं दरवाजे को और कहते हैं चलो अच्छा है। सबके रूम में यही हो रहा होता है, तो वो लोग जाते हैं, देखते हैं कि ये क्या, अरे ये तो कॉकरोच बन के बाहर निकल गई है। कॉकरोच को लात मारने वाले थे, लेकिन देखते हैं अरे ये क्या, माया ठीक रहती है। तो फिर आगे हमें ये दिखाया जाता है कि अब ये लोग ढूंढ रहे होते हैं अपने एक प्यारे से दोस्त को, स्टैन को। तो इन्हें लगता है कि वो तो मर गया, कहीं उसी का कमरा तो नहीं है, लेकिन ये स्टैन का कमरा बिल्कुल भी नहीं रहता है। और ये लोग रो रहे होते हैं कि बेचारा स्टैन कहीं टपक तो नहीं गया, लेकिन स्टैन जिंदा रहता है, दूसरे कमरे में वो भी निकल चुका था। तो 100 में से यहाँ पर बहुत ही कम कंटेस्टेंट बचे हुए रहते हैं। पहले फ्लोर का बॉस बता रहा होता है कि तुम सभी लोग का स्वागत है, अभी तो और भी आगे जाना बाकी है। हालांकि सबके पास अलग अलग मुसीबत रहती है और सबको काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही होती है। जैसा आप देख सकते हैं नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है, अब कैसे पार करेंगे। यहाँ पर सब लोग गिर रहे होते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और सभी लोग को उड़ा के ले चलती है, क्योंकि सबको ये लोग मरने तो नहीं ना दे सकते। फिर ये लोग धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे होते हैं। अब ये पहला ही स्टेज रहता है, पहले स्टेज में ही इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी रहती है, लेकिन अब जय कहता है बस बहुत ज्यादा हो गया। फाइनली इन लोगों ने पहला स्टेज पार कर लिया रहता है। और मैं बता दूं कि 100 में से बहुत ही कम कंटेस्टेंट बचे हुए रहते हैं। हालांकि कुछ बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं कि तुमने आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारी जान जा सकती थी। वो लोग हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये अकेले ही उन लोग को संभाल लेता है, क्योंकि वो ताकतवर रहता है। और जिन्होंने स्टेज क्लियर किया था उन लोग को ट्रेजर मिल रहा होता है, सोना चांदी। लेकिन यहाँ पर स्टैन सबसे ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे बारूद मिलता है, बारूद मजा आएगा। लेकिन ये बॉस की चाल रहती है फर्स्ट फ्लोर वाले की, वो कहता है ठीक है अगले फ्लोर पे मिलते हैं, और उसी बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। सब लोग वापस से नीचे गिर चुके रहते हैं। अब इनका अगला स्टेज की जो बॉस है वो बनी होने वाली है।
और बनी उन्हें बता रही होती है कि उन्हें सेकंड फ्लोर पे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर सेकंड फ्लोर में अतरंगी चीजें करनी पड़ेगी, इन्हें रेस करना पड़ेगा और रेस को जो जीतेगा वही सेकंड फ्लोर को पार करेगा। इतना आसान नहीं होने वाला है ये रेस मुश्किल होने वाला है। आपको आगे पता चल जाए कि रेस कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे सभी लोग तैयार हो रहे होते हैं रेस के लिए। रेस यहाँ पे कोई चीटिंग वीटिंग नाम की चीज नहीं होती, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भले आप लोग जेट प्लेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रेस शुरू हो जाती है तो सब लोग यहाँ पर एकदम तेजी के साथ जा रहे होते हैं। हालांकि जय को कोई टेंशन नहीं रहती है, उसके पास तो डोरा रहती है उड़ाने के लिए। और इस तरफ ये फ्लाइंग झाड़ू का इस्तेमाल कर रहा होता है बुढ़ाऊ। और इधर ये बंदा ऐसे ही दौड़ रहा था, लेकिन काफी तेज दौड़ रहा होता है, बहुत ही बढ़िया दौड़ रहा होता है, फ्लैश को पीछे छोड़ देगा। मगर 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 अभी भी ट्रिक्स बहुत सारी रहती है, देख सकते हैं। वो कहता है क्या ये चीटिंग नहीं कर रहा है, तब बताती कि नहीं यहाँ कोई रूल्स नहीं है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम चीटिंग कर सकती हो। जैसे कि देखो यहाँ पर स्टैन को, ये तो रॉकेट लेके उड़ रहा होता है और यहाँ पर जे भी रहता है, स्टैन भी, कड़ी टक्कर हो रही होती है, लेकिन अब कुछ पीछे वाले बंदे इन्हें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। तो यहाँ पर वो लोग शॉट लेना शुरू करते हैं और ये सारी चीजें लीगल रहती है, भले आप मार नहीं सकते हैं मगर ऐसा तो कर सकते हैं। तो ये लोग उसके सामने आ जाते हैं और उसकी सारी बुलेट खुद उसे ही लग चुकी रहती है। और यहाँ पे एक बंदा पॉइजन फैला रहा होता है, बहुत ही खतरनाक पॉइजन, जिससे सब लोग बेहोश हो रहे होते हैं। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि पीछे कैसे वो बंदा टॉर्नेडो से आ जाता है और इधर ये ब्लेड चला रहा होता है ताकि जो भी इसके सामने रहे वो रुक जाए। मगर इसका बहुत हो जाता है, स्टैन तो सीधे उसके ऊपर रॉकेट दे देता है, बहुत बड़ा वाला प्लॉट, लेकिन वो रॉकेट को काट डालता है और सीधे आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है इन्हें इसके चच्चे कार्ड फेंक के मारते हैं उसे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो ये भी यहाँ पर खत्म हो चुका रहता है, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं इसके। सो फाइनली इतने सारे कंटेस्टेंट में से अब बहुत ही कम बच चुके हैं, मतलब लगभग 19 या 20 कंटेस्टेंट बचे हुए होंगे। इधर हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जहां पर ये दोनों अपना लड़ रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों को ताकत चाहिए रहती है, जाहिर सी बात है। तो दोनों अपना लड़ रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि कैसे दोनों बहुत ही ज्यादा तगड़े रहते हैं। मतलब अभी तो जैन से लड़ेगा तो वो ऐसे ही हार जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। और ये जो लड़की रहती कह रही होती कि बस यार तुम लोग बस भी करो, कितना ज्यादा लड़ रही हो, ये सब मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तब ये कहती है कि हमें भी अरीना में हिस्सा लेना था, लेकिन हमें अरीना में हिस्सा लेने नहीं दिया गया। तब वो कहती है अच्छा अरीना का बैटल, मैं वहां जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके बीच से जा नहीं पाई, क्यों, और वैसे भी गार्ड्स थे तो उन्होंने मुझे मार मार के भगा दिया। कोई बात नहीं, मैंने टीवी का इंतजाम कर लिया, जहाँ पे टीवी पे टेलीकास्ट हो रहा था वो अरीना। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेस में फर्स्ट पोजीशन इसे मिल चुकी रहती है और साथ ही साथ कुकिंग कंपटीशन होता है उसके बाद। तो इसमें तो आपको पता है कि कौन जीतने वाला है, जय के आगे कोई टिक सकता है क्या, जय भाई। और इधर सब लोग अपना अपना कुकिंग का जलवा दिखा रहे होते हैं। फिर ऐसे करते करते कंपटीशन आगे बढ़ रहा होता है, डांसिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन सब चल रहा होता है। और इन्हें यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है कि हमें भी पार्टिसिपेट करना है, बहुत ज्यादा टीवी उड़ा देती। तभी उनका लीडर ग्रिम रीपर आ जाता है जो कह रहा होता है चिंता मत करो, हम लोग भी कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, वैसे भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ तुम्हें जाना पड़ेगा। ये बंदा जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर रहती है। और फिर इस तरफ ये दिखा रही होती है कि कैसे इन लोगों ने इस टूर्नामेंट के दौरान बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा किया है। बहुत सारी एनर्जी से मतलब स्पिरिट एनर्जी से है, इतनी सारी स्पिरिट एनर्जी अभी के लिए काफी रहेगी और फिर बाद में हम लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अलग प्लान रहता है। बनी कह रही होती है कि सारी स्पिरिट एनर्जी हमने बहुत ले ली है, जैसा आप देख सकते हैं इतनी सारी स्पिरिट एनर्जी एक गैस में रहती है। फिर ये बहुत नीचे फ्लोर में जाती है, एकदम 100वें फ्लोर पे चली जाती है। फिर अंदर जाके हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसकी वजह से ये पूरा फ्लोर टिका हुआ रहता है और ये उसे एनर्जी दे रही होती है। तो दोस्तों ये सीजन 1 था, सीजन 2 आएगा तब एक्सप्लेन कर दूंगा। बाय बाय। फिर